जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th गोधूली के 7वां चैप्टर जो कि है परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों, इसके यह एक निबंध है दोस्तों और इसके जो निबंधकार हैं वह है रामविलास शर्मा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परंपरा का जो मूल्यांकन ये निबंध है इसके सारांश समरी को जानेंगे दोस्तों, और पूरा डिटेल में आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इसके बाद हम आपको एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लेखक का जो परिचय है यहाँ पर हमने सारे कंटेंट को लिख लिया है और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, ताकि आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो समझने में। तो देखिए यहाँ पर कहता है रामविलास शर्मा। दोस्तों यहाँ पर लेखक परिचय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय है कि निबंधकार का पूरा नाम, दोस्तों निबंधकार का जो पूरा नाम है वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, निबंधकार का पूरा नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे डिटेल में। यहाँ पर देखिए कहता है कि जन्म हुआ था, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, और इनका जो निधन हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप जान गए कि जन्म इसका 10 अक्टूबर 1912 और निधन 30 मई 2000 ईस्वी में, और निधन हुआ था दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश उच्च गौसानी में। ठीक है, कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिला के उच्च गौसानी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म। ठीक है, तो इसका जन्म स्थान की बात करें तो उन्नाव उत्तर प्रदेश उच्च गौसानी। ठीक है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। चलिए अब इसकी रचनाएं को जानते हैं दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। तो जो भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं को जानेंगे। यहाँ पर कहता है निराला की साहित्य साधना। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निराला की साहित्य साधना। यदि आपसे पूछे कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। उसके बाद आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आता है विराम चिन्ह, बड़े भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज तथा नई कविता। ठीक है, इत्यादि जो रचनाएं हैं दोस्तों यह है इनके रचनाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है आपको निराला की साहित्य साधना, और आता है विराम चिन्ह, बड़े भाई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और उनका युग। ये सब जो है दोस्तों भाषा और समाज ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी विविया है उसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर कहता है दोस्तों अगले टॉपिक पर जब हम जाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर देखिए कहता है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो किसको मिला था दोस्तों, रामविलास शर्मा को। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद कहता है 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने BA किया। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि रामविलास शर्मा ने BA कब किया, तो 1932 ईस्वी में। किस कॉलेज से किया, तो किस विश्वविद्यालय से किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रामविलास शर्मा किस साहित्य में जो है 1934 में MA किया, तो अंग्रेजी साहित्य में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला यहाँ पर टॉपिक कहता है दोस्तों कि 1938 से कहता है 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। दोस्तों रामविलास शर्मा जो थे, रामविलास शर्मा दोस्तों यह 1938 से, ठीक है 1938 से 1943 ईस्वी तक जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से। आपसे पूछा जाएगा कि किस विभाग के जो है अध्यापन का कार्य किया, तो अंग्रेजी विभाग में जो है अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि चैप्टर के, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनकर आते हैं, इसलिए हमने यह कंटेंट यहाँ पर डाल रखा है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। तो दोस्तों 1949 से लेकर के 1953 ईस्वी तक रामविलास जी जो थे, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, यह भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद कहता है प्रस्तुत निबंध, ये जो निबंध प्रस्तुत है परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। दोस्तों यह प्रस्तुत निबंध जो है यह परंपरा के मूल्यांकन नाम इसी नाम के जो है पुस्तक से क्या है, संकलित है या लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके पाठ निबंध के सारांश को हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो में और इत्मीनान से सारांश को सुनिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों।
तो यह सारांश है जो कि आप जब पढ़िएगा तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें इसके सारांश में जो है लाइन जब आप पढ़िएगा तो कुछ कुछ लाइन ऐसे हैं जिससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो वही लाइन को हमने यहाँ पर सारांश के रूप में जो है सो आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है जितने भी यहाँ पर लाइन लिखे गए हैं सब इम्पोर्टेंट है, तो इससे आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और सारांश को पूरे ध्यान से सुनिए। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपका जो है सो एग्जाम के टाइम में क्यूज भी कराया जाएगा। तो टेलीग्राम आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इस निबंध को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जो लोग, कहता है दोस्तों, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, लेखक कहते हैं कि जो लोग साहित्य में, ठीक है दोस्तों, साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य को रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप आंसर में लिखिएगा कि जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो ये है इनके सारांश के जो है महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर कहता है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साहित्य के परंपरा के ज्ञान से किसका विकास होता है, तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद देखिए कहता है साहित्य का, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों, कहता है साहित्य का मूल्य, कहता है साहित्य का मूल्य शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों साहित्य का जो मूल्य है किसको प्रतिबिंबित करता है, तो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। श्रमिक जनता, जो जनता मजदूर है दोस्तों, जो श्रम करते हैं, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, उनके जो है सो हितों को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला टॉपिक यहाँ पर कहता है कि भारत सभ्यता का हर स्तर जो है वर्ग युद्ध नहीं होता। तो आपसे पूछा जाएगा कि सभ्यता का कौन सा स्तर वर्ग युद्ध, कौन सा स्तर जो है सो वर्ग युद्ध नहीं होता, तो हर स्तर, या नहीं तो आपसे पूछा जाएगा सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो वर्ग युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर दोस्तों, कहता है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। साहित्य जो है यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। तो लेखक कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कि साहित्य जो है यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। तो समाज में जिस तरह से विकास प्रक्रिया जल्दी संपन्न नहीं होती, तो साहित्य में भी जल्दी जो है विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। तो आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य का जो विकास है वह किसके विकास के समान है, तो समाज में जो विकास होता है उस विकास के समान है। चलिए अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पर दोस्तों कि जो साहित्य, कहता है दोस्तों कि जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए, कहता है कोई ऐसा साहित्य हो जो दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। जो महान साहित्यकार है उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है लेखक ने कि जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा गया हो वह अधम कोटि का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नकल किया हुआ साहित्य किस कोटि का होता है, तो अधम कोटि का होता है। उसके बाद जो महान साहित्यकार होते हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी कवि जो शेक्सपियर थे और उन्होंने जो नाटक का जो अपने जो है सो इंग्लैंड में जो नाटक प्रस्तुत किया था, उनकी नाटक जो है पुनः जो है सो उनकी आवृत्ति नहीं हुई। ठीक है, कोई भी कवि जो है उनकी नकल नहीं कर पाए। लेकिन यदि कोई देश बम बनाने के लिए सीख जाए या फिर जहाज़ बनाने के लिए सीख जाए तो दूसरा देश भी उसका नकल करके सीख जाता है। लेकिन ऐसी कला होनी चाहिए जिसका नकल नहीं किया जा सके, तो वह कला क्या होता है, महान होता है। ठीक है, और उनका जो साहित्यकार है वह भी महान होता है। तो देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक यहाँ पर कहता है दोस्तों, यह बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाधीन। तो यहाँ पर देखिए कहता है साहित्य जो है सापेक्ष रूप से होता है स्वाधीन। कहता है गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में भी थी। दोस्तों गुलामी जो है अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र है, भारत और ईरान। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है
कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, और उसके बाद कहता है लेखक कि गुलामी जो है अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की जो सभ्यता है वह सारे यूरोप को प्रभावित करता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एथेंस जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए तो एथेंस की सभ्यता सारे यूरोप को प्रभावित करती है। ठीक है, और यहाँ पर कहता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सामंती दुनिया की में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। ठीक है, भारत और ईरान जो है महान कविता के दो ही केंद्र थे। उसके बाद देखिए अगला कहता है यहाँ पर दोस्तों कि साहित्य के कहता है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि साहित्य के निर्माण में किन मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कहता है कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। कहता है कोई भी कला हो तो यदि उसमें दोष नहीं हो तो वह भी एक कला का कोई भी दोष ना हो तो वह भी एक दोष है। कहने का मतलब है कि कला जो है ना पूरा तरह से निर्दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी क्या है, एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, ऐसी कला क्या होती है, निर्जीव होती है। और लेटिन कवि वर्जिल, तो आपसे पूछा जाएगा कि लेटिन कवि कौन है, तो लेटिन कवि होता है वर्जिल। ठीक है, लेटिन कवि कौन है दोस्तों, तो वर्जिल, याद रखिए इसको। कहता है कि काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। तो दोस्तों लेटिन कवि वर्जिल जो है उसके कविता का जो है अंग्रेजी कवि टेनिसन ने बखान किया है कि उनकी जो कविता है, उनकी जो कविता की सागर ध्वनि तरंगे हैं वह आज भी हमें सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। तो कौन से कवि थे वो, तो वो थे लेटिन कवि। ठीक है, लेटिन कवि की कविताएं को जब पढ़िएगा आप तो आपको सागर की ध्वनि हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बन के आते हैं सब्जेक्टिव, कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है पाया जाता है आपको समाजवादी व्यवस्था, और जो बहुजातीय राष्ट्र होता है और वहाँ पर यदि समाजवादी व्यवस्था पाया जाए तो वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, उनके विकास में जो है सो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो कहता है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश जो है भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, और कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद, 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के बीच आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तो 1917 की क्रांति के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कहता है किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की एक ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। तो दोस्तों यदि हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में, भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है और इसके सामाजिक विकास में दोस्तों कवि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कवि का निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में जो है व्यास और वाल्मीकि की है। जिस प्रकार से व्यास और वाल्मीकि जो कवि थे दोस्तों, इन्होंने जो अपना योगदान दिया साहित्य के निर्माण में, साहित्य के विकास में, उस तरह का योगदान आज तक कोई कवि नहीं दिया है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। वास्तव में समाजवाद क्या है दोस्तों, हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। ठीक है, पूंजीवाद नहीं दोस्तों, समाजवाद। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारी राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, तो समाजवाद हमारी राष्ट्र की आवश्यकता है। ऑप्शन में पूंजीवाद भी रहेगा लेकिन आपको सही लगाना है समाजवाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है, क्वेश्चन नहीं, कहता है देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि देश के जितने भी साधन हैं उनका यदि सबसे अच्छा उपभोग किया जाए दोस्तों, तो वह कौन सी व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में, न कि पूंजीवादी व्यवस्था में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है साहित्य की परंपरा का ज्ञान। ठीक है, कहता है साहित्य की परंपरा का ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है वह जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो वह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। उसके बाद कहता है क्योंकि समाजवादी संस्कृति जो है पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। क्योंकि समाजवादी जो संस्कृति होती है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है, वह उसे क्या करती है, आत्मसात, अपने में मिला करके चलती है। ठीक है, कदम से कदम मिलाकर चलती है। उसके बाद देखिए आगे कहता है दोस्तों कि लेखक रामविलास, कहता है दोस्तों कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीय भारत की संस्कृति और इतिहास
की देन है। बहुजातीय भारत की जो संस्कृति क्या है, इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे हम लोगों को बहुजातीय का बोध होता है। बहुजातीय का क्या होता है दोस्तों? बोध होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर रामविलास शर्मा जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत में बहुजातीय भारत की जो देन है दोस्तों, वह संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है। हमारी जो संस्कृति है वह महाभारत और रामायण जैसे जो है साहित्य से जुड़ी है, जो एकता को स्थापित करती है। जो क्या करती है दोस्तों? हम मानव जन्म में एकता को क्या करती है? स्थापित करती है। हमारे इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जो बहुजातीय का बोध करता है। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर कि अविच्छिन्न। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अविच्छिन्न का अर्थ क्या होता है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अविच्छिन्न का अर्थ होता है अटूट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद पूछा जाता है कि आदिम का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आदिम का जो अर्थ होता है, आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखिए साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सारांश जो है सो क्या होता है? एंड होता है। तो आई होप आपको यह सारांश बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। और टेलीग्राम पर एग्जाम के समय में क्विज भी कराया जाएगा जो कि सभी सब्जेक्ट से होगा दोस्तों। तो आप टेलीग्राम को जो है सो ज्वाइन होना ना भूलिए। और ये टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए BSR लर्निंग पॉइंट, और वहां पर आपको लोगो दिखाई दे देगा। तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, और सारे PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।